हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 1। तो मैं आपको इसमें लाइन बाय लाइन चीज़ें समझाती रहूँगी तो आप समझते रहना, ठीक है। ऑन द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. तो क्या होता है, मॉर्निंग में 14 जुलाई 1789 को सिटी पेरिस में क्या करते हैं, किंग कमांड कर देते हैं ट्रूप्स को कि सिटी में जाओ। किस सिटी में? पेरिस में, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर दो, ओपन फायर कर दो अपॉन द सिटीजन्स। तो सम 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a people military area. They broke into a number of government building in search of arms. तो 7,000 men and women gather हो जाते हैं इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल और क्या करते हैं, पीपल की मिलिट्री फॉर्म करने के लिए कि हम लोग मिलिट्री फॉर्म करेंगे, ये डिसाइड करते हैं। तो वो ब्रॉक हो जाते हैं इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग कि उन्हें आर्मी मिल जाए इन सर्च ऑफ आर्म्स, आर्म्स की सर्च में। फाइनली अ ग्रुप ऑफ several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille, where they hoped to find the hoarded ammunition. तो इसका मतलब है कि जो 100 पीपल थे वो मार्च करते किस में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, जिसे क्या बोलते थे, बस्टाइल। तो बस्टाइल में वो मूव करते हैं ताकि वो वहाँ पे क्या ढूंढ सके, हॉर्डेड एम्यूनिशन। हॉर्डेड एम्यूनिशन क्या होता है, हिडन क्वांटिटी ऑफ बुलेट्स एंड शेल्स, कि वहाँ पे उन्हें बुलेट्स मिल जाए, वेपन्स मिल जाए। तो क्या होता है, इन द आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड कमांडर ऑफ बस्टाइल क्या हो जाता है, मर जाता है। तो जब कमांडर ऑफ बस्टाइल मर जाता है तो प्रिजनर्स रिलीज़ होते हैं, और जब प्रिजनर्स रिलीज़ होते हैं तो बस वहाँ पे 7 ऑफ देम थे। ब्रस्टाइल को वो लोग हेट करते थे क्योंकि वहाँ के जो राजा थे उनके पास डिस्पोटिक पावर थी। डिस्पोटिक पावर मतलब अनलिमिटेड पावर थी। तो जब फोर्टलेस मतलब कि जो उनका फोर्टेस था, एक बड़ी सी बिल्डिंग को कहते हैं हम फोर्टलेस, तो वो बड़ी सी बिल्डिंग जब वो डिमोलिश हो जाती है, टूट जाती है, तो उसके स्टोन्स को वो क्या कर देते हैं, बेच देते हैं मार्केट में, ताकि लोग अपने सवेरियर्स जिनको रखने हैं, सवेनियर, वो रख सकें, है ना। तो द डे फॉलोड सो मोर रोइटिंग बोथ इन पेरिस एंड द कंट्री साइड। तो और चीज़ें ख़राब होने लगती है। पीपल किस बारे में प्रोटेस्ट करते हैं वहाँ पे, कि ब्रेड के प्राइस इतने हाई क्यों हो गए हैं। तो हिस्टोरियंस को उस टाइम पे नहीं पता था कि अल्टीमेटली एग्जीक्यूशन होगा फ्रांस में इस चीज़ के ऊपर, और ये सब पीपल ने भी प्रिडिक्ट नहीं किया था। तो हम आगे का और पढ़ते हैं कि 1774 में, अब ये चल रही है फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। तो 1774 में एक राजा होते हैं लुइस 16। वो कौन सी फैमिली के होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉर्बन फैमिली के किंग्स के। तो वो 20 ईयर्स के थे, उन्होंने शादी कर ली एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस से, मारिया एंटोनिएटे। अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर। तो उनके पीछे क्या हुआ, एक न्यू किंग थे एक्सेशन, उन्होंने क्या करा, एम्प्टी ट्रेजर फाउंड करा। लॉन्ग ईयर से वो देख रहे थे कि फाइनेंशियल स्थिति फ्रांस की बहुत ख़राब है। तो उन्होंने क्या करा, मेंटेन करने के लिए कॉस्ट, उन्होंने हेल्प करी थी 3 अमेरिकन कॉलोनीज़ की, ताकि वो क्या कर सके, इंडिपेंडेंस दिला सके फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ना इसमें ये लिखा हुआ है कि मेंटेनिंग कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइलेस। बट आप लोग ना इसको बहुत अच्छे से मेंशन कर सकते हैं कि अगर बोले तो लुइस 16 बॉर्बन फैमिली के थे किंग, वो 20 ईयर्स के थे, उन्होंने मैरी किया था एक ऑस्ट्रियन प्रिंसेस को। फिर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग, उन्होंने अपने फिनेंशियल्स और ये सब मेंटेन करने के लिए अमेरिकन कॉलोनीज़ की हेल्प की थी ताकि वो इंडिपेंडेंस दिला सके फ्रॉम कॉमन एनिमी ब्रिटेन, ठीक है, टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन एनिमी ब्रिटेन। तो ये लिखा है आपको, ठीक है, हेल्प द कॉलोनियन, ताकि वो ब्रिटेन से आज़ाद करवा सकें।
तो वार ने क्या हुआ, 2 बिलियन लाइवरेज उनकी करेंसी थी, लाइवरेज, उसका कर्जा चढ़ा जो कि और कितने बढ़ गया, 2 बिलियन लाइवरेज हो गया। अब इससे क्या हुआ, जो स्टेट क्रेडिट था उन्होंने चार्ज करना शुरू कर दिया लेंडर से 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। तो आप इसमें ये लिख सकते हैं कि उससे क्या क्या प्रभाव हुए, एक तो बिलियन ऑफ डेप्ट से 2 बिलियन बढ़ गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा उन्होंने 10% इंटरेस्ट लोन पे लगाना शुरू कर दिया। तो जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उन्होंने ये ऑब्लिक्ट किया कि हाँ, ये माना कि हम स्पेंड कर सकते हैं एन इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट अलोन। ठीक है, तो टू मीट्स इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज कॉस्ट मेंटेनिंग एन आर्मी, तो जो बहुत सारे एक्सपेंसेस थे उन्हें रेगुलर करने के लिए, ताकि आर्मी की कॉस्ट मेंटेन हो सके, कोर्ट की कॉस्ट हो सके, रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेज और यूनिवर्सिटीज़ थी उनकी हो सके, तो इन्होंने क्या कर दिया, फोर्स कर दिया टू इंक्रीज टैक्सेस। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफी तो येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव sufficed. French society in the 18th century was divided into 3 states, and the only member of the third state क्या करते थे, टैक्सेस पे करते थे। कौन करते थे, थर्ड स्टेट के। तो द सोसाइटी ऑफ स्टेट वॉज अ पार्ट ऑफ फ्यूडरल सिस्टम, ये फ्यूडरल सिस्टम का पार्ट था दैट डेटेड बैक टू द मिडल एज। द टर्म ओल्ड रिजाइम जो डिस्क्राइब करता था वहाँ की सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन को फ्रांस के, वो बिफोर 1789 था। तो क्या हुआ, जो सिस्टम था फ्रांस सोसाइटी का वो ऑर्गेनाइज हुआ था, जिसमें से क्या होता है, पीजेंट को मेड अप अबाउट 70% ऑफ द पॉपुलेशन। जो पीजेंट थे वही पीजेंट जो थे वही 90% ऑफ द पॉपुलेशन का पे करते थे। हाउएवर ओनली अ स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड दे कल्टिवेटेड, और उनमें से भी लैंड किन के पास था, बहुत कम लोगों के पास था। अबाउट 60% ऑफ द लैंड जो था वो नॉबल्स के पास था, द चर्च एंड द अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट। तो नॉबल्स के पास था, चर्च के पास था, और जो और अमीर आदमी थे थर्ड स्टेट के उनके पास था। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट दैट इज़ द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी इन्जॉय सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। तो क्या हो रहा था, जो क्लर्जी थे और नोबिलिटी थी, बचपन से ही कई सारे प्रिविलेजेस इन्हें मिल रहे थे। कहते हैं ना, बहुत सारे, तो उनका बेटा है, इसको तो भाई मिलेगा ही। तो इन्हें भी पहले से ही बहुत सारे प्रिविलेजेस मिल रहे थे, या फर्स्ट टू स्टेट्स के जो मेंबर्स थे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज एग्जम्पशन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट्स। द नोबल्स फर्दर enjoy feudal privileges. These include feudal dues with extracted from प्रीजेंट्स। तो ये जो ड्यूज थे वो तो प्रीजेंट से एक्सट्रैक्ट हो रहे थे, और मज़े कौन उठा रहा था, इनका नॉबल्स, क्लर्जी। Pleasant were obliged to render services to the lord, to work in his house and fields, to serve in the army or to participate in building road। तो प्लीजेंट्स को कई सारी सर्विसेज भी करनी पड़ती थी, इनके घर के काम, फील्ड्स में सर्व करना आर्मीज़ की, और पार्टिसिपेट करना कहाँ, बिल्ड